हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने गेट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल पेयर इज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि वे स्पीसीज जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब यह है वे स्पीसीज जिनमें दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, सेम होती है। स्ट्रक्चर कोई सी भी हो सकती है, जैसे टेट्राइडल भी हो सकती है दोनों की, या ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है, ईटीसी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं एक एक ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन है CO2 एंड SO2। अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, तो इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आने चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन इसमें है और 2 ऑक्सीजन इसमें है, मतलब अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो सेम ही आएगा। मतलब ये तो आपके कॉमन पार्ट हो गया। लेकिन जब आप देखेंगे कार्बन और सल्फर, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है SO3 और SeO3। अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि 3 ऑक्सीजन इसमें है और 3 ऑक्सीजन इसमें, दोनों में 3-3 ऑक्सीजन है। मतलब ये पार्ट तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे सल्फर को सेलेनियम से, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो सेम नहीं आएगी। इसका मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट है आपके NO2 प्लस और TeO2। अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए, 2 ऑक्सीजन इसमें है और 2 ऑक्सीजन इसमें है। तो यहां पर आपके क्या बच गया, ऊपर बच गया नाइट्रोजन प्लस और बच गया Te। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन प्लस और Te को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो सेम नहीं आएगी। नाइट्रोजन N+ में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है और टेल्यूरियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। लास्ट ऑप्शन है हमारा सिलिकेट आयन और फॉस्फेट आयन। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको जो है सॉल्व करें, अगर SiO4 4- और PO4 3-, तो आप देखेंगे कि 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। फिर आपने देखा सिलिकॉन है और 4- है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4- का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे, +4 = 18। अब देखिए, फॉस्फोरस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 होती है, प्लस 3- है तो 3 ऐड हो जाएंगे, = 18। तो आप देखेंगे कि SiO4 4- या हम कह सकते हैं सिलिकेट आयन और फॉस्फेट आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आएगी, समान आएगी। अब आप देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस करी कि मैंने यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले, क्योंकि अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाएंगे एग्जाम में तो आपका अननेसेसरी जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उसने ये पूछा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन किस में सेम है, उसने ये नहीं पूछा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट कॉमन है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आपका अननेसेसरी जो है टाइम क्या होगा, उसमें कंज्यूम होगा। तो देखिए, आपने देखा कि इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है सेम आ गया, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन ये आइसो स्ट्रक्चर है या नहीं, इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, V + M + A - C / 2। अब देखिए, V का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। इसके बाद है M का मतलब है कि जो सराउंडिंग एटम है वो कितने, सराउंडिंग एटम या ग्रुप की जो संख्या है वो कितनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, यूनिवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है A का मतलब है एनायनिक चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस हो जाएगा, और C का मतलब है कैटायनिक चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, / 2। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको फॉर्मूले को हम जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, सिलिकेट आयन SiO4 4-। तो यहाँ पर हमने देखा N = सब, देखिए सेंट्रल एटम क्या है, सिलिकॉन। अब V का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो देखिए, सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, कार्बन फैमिली का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 प्लस। अब देखिए, इसके बाद क्या है, M का मतलब है नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। अब देखिए, ऑक्सीजन जो है वो यूनिवेलेंट नहीं होता है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। अब देखिए, एनायनिक चार्ज है तो प्लस है, तो यहाँ 4- है तो ये 4 प्लस हो जाएगा, / 2 = 4। इसका मतलब N का मतलब 4 का मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मैंने आपको बताया था N का मतलब अगर 2 है तो sp होगा,
3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा एंड सो ऑन। तो sp3 आ गया। अब n की वैल्यू 4 है और सराउंडिंग एटम भी कितने हैं, 4, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो ये आपके सिलिकेट की जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल आ गई। सेम आप फॉस्फेट को सॉल्व करेंगे, PO4 3-, तो N इक्वल्स टू, देखिए फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, नाइट्रोजन फैमिली में आता है तो 5 हो जाएगी, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप जो कि सराउंडिंग है, तो यहाँ पर ये यूनिवेलेंट नहीं है, काउंट नहीं होगा, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो N की वैल्यू 4 आ गई, मतलब यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। दूसरी बात, यहाँ पर आपके सराउंडिंग 4 है, मतलब N की वैल्यू भी 4 है, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गए और आइसो स्ट्रक्चरल भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF इज। देखिए हमने MOT की जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने केवल होमोडायटोमिक पढ़े थे, ये हेटेरोडायटोमिक का एग्जांपल है। तो देखिए इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले HF। अब देखिए HF में जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के जो बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा, वो किससे बन रहा है, S और P की ओवरलैपिंग से बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 1s है और ये 2p है, तो यहाँ पर एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि होमोडायटोमिक में तो सेम ऑर्बिटल इंटरेक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s है और फ्लोरीन का 2p है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हेटेरोडायटोमिक में जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो देखिए डायग्राम बना लेता हूँ मैं, HF, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसके नीचे और 1s हो जाएगा, वो मैं नहीं बना रहा, 2s और ये 2p। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 1s है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s मैंने शो नहीं किया है, तो इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा S2p5। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एक S और एक P इंटरेक्शन कर रहा है, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। मतलब एक की एनर्जी तो हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा और एक की एनर्जी हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल से कम। तो ये आपके हो जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग और ये हो जाएगा आपके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब ये ऐसा का ऐसा सामने आ जाएगा और ये दो ऑर्बिटल ऐसे कैसे यहाँ पर सामने आ जाएंगे। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 और 5 7 और 1 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए पहले हमने केवल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पढ़े थे, यहाँ पर हमने देखा कि जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो क्या हो रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं, लेकिन कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से सेम है। तो हमने देखा था कि जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है वो बॉन्डिंग होते हैं और जिनकी ज़्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, सेम होती है, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF इज, तो ये होमो पूछ रहा है HF का। अब देखिए आपको दिख रहा है कि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन बॉन्डिंग है वो इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि नॉन बॉन्डिंग जो है यहाँ पर होमो का रोल प्ले कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर होमो क्या है, नॉन बॉन्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नॉन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है H2+। अब देखिए अगर हम इसका MOT देखें तो आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन हो गया, ये H+ हो गया और ये H2+ हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहा इसमें है, क्योंकि इसमें H+ है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और यहाँ पर आपके एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब आप जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, और ये
sp3 जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि H2+ एग्जिस्ट करता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ रहा है और आप देख रहे हैं कि इसके बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन से भी आपके बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा A1। नॉर्मली हम सोचते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कई केस में जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हाफ आता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज। देखिए हमने MOT में समरी करी थी कि जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है वो जीरेड होता है, जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है वो अनजीरेड होता है, जो पाई बॉन्डिंग होता है वो अनजीरेड होता है और जो पाई एंटी बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, जीरेड होता है। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज। अब देखिए बॉन्डिंग कौन कौन सा हो सकता है, या तो सिग्मा जीरेड या फिर पाई अनजीरेड। तो यहाँ पर आपने देखा कि पाई अनजीरेड जो है दे रखा है, बाकी सिग्मा जीरेड नहीं दे रखा है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा D, पाई अनजीरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम इज। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है XeF4। हाइब्रिडेशन अगर निकालें तो N इक्वल्स टू सेंट्रल एटम जिनोन है जो कि नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8, प्लस यूनिवेलेंट सराउंडिंग एटम, हेलोजन यूनिवेलेंट होते हैं, कितने हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। 6 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3d2, ठीक है sp3d2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3d2। अब नेक्स्ट है हमारे पास SiF6, इधर लिख देता हूं मैं sp3d2। नेक्स्ट हमारे पास है SiF6 2 माइनस, SiF6 2 माइनस। इसको अगर हम सॉल्व करें N इक्वल्स टू सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर सिलिकॉन, जो कि कार्बन फैमिली का होता है 4, प्लस यूनिवेलेंट सराउंडिंग कितने 6, तो ये 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी है तो +2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का मतलब sp3d2। XeF4 का भी हाइब्रिडेशन sp3d2 है और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3d2 है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा A। अब देखिए अगर आप इसको देखते पूरे क्वेश्चन को, आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स भी दे रखे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जितना आपको आता है उसके बेस पे भी आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन ईजी था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं था इसलिए आपने इसको आंसर कर दिया। अगर ये ऑप्शन नहीं होता आंसर तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ BF3 BCl3 एंड BBr3 फॉलो द ऑर्डर। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन बोरोन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा लुईस एसिड हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बैक बॉन्डिंग से। तो देखिए बैक बॉन्डिंग से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने एक्स हेलोजन के लिए बना दिया है और एक्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरोन को बैक बॉन्डिंग से। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो ये पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा और दूसरा क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। अब पाई बॉन्ड जो है वो आपके पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है जो कि लेटरल होती है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि बोरोन जो है वो 2p है। अब हेलोजन की हम बात करें तो हेलोजन में 2p है, 3p है और 4p है। 2p है फ्लोरीन के लिए, ये क्लोरीन के लिए और ये ब्रोमीन के लिए। अब एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था पहले, ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो ओवरलैपिंग कम होगी, बॉन्ड वीक होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन का क्योंकि 2p ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है, बॉन्ड अच्छे से बनेगा, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा बैक बॉन्डिंग से। और वहीं पर आप देखेंगे कि ब्रोमीन का जो साइज़ है ऑर्बिटल का वो ज़्यादा है, मतलब वहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं होगी, वो बैक बॉन्डिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। इसका मतलब बोरोन पे डेफिशिएंसी बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है सबसे कम BF3, फिर BCl3 और फिर BBr3। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक साइज। अब देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का क्वेश्चन है,
ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हम देख चुके हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, समान। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सीरीज दे रखी है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो सल्फर का 16 होता है, इसका 17 होता है, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है। तो देखिए जब ये न्यूट्रल फॉर्म में है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होगी। लेकिन अगर मैं इस पर चार्ज लगा दूं, जो कि यहाँ पर दे रखा है 2 माइनस, माइनस, प्लस और 2 प्लस, तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी वो क्या आएगी, 18, 18, 18 और 18। कैसे कि न्यूट्रल तो था तो अब 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 18 हो गए, 17 में एक ऐड हो गया, 18 हो गए, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, 18 हो गए, 20 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 18 हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जितने भी आयन है सब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब अगर हम बात करें साइज की, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। शेल आप बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 शेल हैं आपके, ये न्यूक्लियस हो गया, ये मैंने 3 शेल बना दिए, ठीक है। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है और शेल की संख्या सेम है, तो यहाँ पर आपके जो सारा आंसर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन की संख्या पर। तो आप देखेंगे प्रोटॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका ZeF जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो अच्छे से क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को या शेल को जो है अपनी तरफ खींचेंगे, तो साइज जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसका साइज उतना ही कम होगा और जितने प्रोटॉन कम होंगे उसका साइज उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपल हम कह सकते हैं जिसपे जितना ज़्यादा माइनस होगा उसका साइज ज़्यादा होगा, जिसपे जितना प्लस होगा उसका साइज कम होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, S2 माइनस, फिर Cl माइनस, फिर K प्लस और लास्ट में Ca2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.08 dBi and the bond distance is 1.27 angstrom, then partial charge on hydrogen and chlorine respectively। देखिए ये आपने डाइपोल मोमेंट वाली क्लास में देखा था, HCl है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव और क्लोरीन पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और डाइपोल मोमेंट का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो म्यू इक्वल्स टू ई इंटू एल, ये हमने पढ़ा था। तो अब ये पूछ रहा है कि पार्शियल चार्ज क्या होगा। तो देखिए ये तो आपके डाइपोल मोमेंट हो गया, ये हो गया पार्शियल चार्ज ऑन आइदर एटम और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम। तो यहाँ पर अगर हम पार्शियल चार्ज की बात करें, ई इक्वल्स टू म्यू अपॉन एल, ठीक है, म्यू अपॉन एल हो जाएगा। अब ई जो है पार्शियल चार्ज, म्यू कितना दे रखा है आपको, 1.08 डिबाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट डिबाई होती है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन, जो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके दे रखा है बॉन्ड डिस्टेंस, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, 1.27 एंगस्ट्रॉम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.85, जो कि आपका आंसर है बी। तो देखिए प्लस का मतलब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आंसर हो जाएगा बी, प्लस 0.85 एंड माइनस 0.85। नेक्स्ट है XeO6 4 माइनस इज ऑक्टाहेड्रल वेयर एज XeF6 इज डिस्टॉर्टेड वन बिकॉज। अब देखिए इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, XeO6 4 माइनस, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम जिनॉन है जो कि नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन यूनिवैलेंट नहीं होता है तो वो काउंट नहीं होगा फॉर्मूले में, और 4 माइनस है तो ये +4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6, मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका sp3d2। अब देखिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। और आप देखेंगे XeO6 है तो 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, और इस पे 4 माइनस है। इसको मैंने सिंगल बॉन्ड से शो कर दिया सिंपली, वरना इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिक्स होते हैं, जो कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड से शो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ रही है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन XeF6 की जो है वो एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं आ रही है। इसका क्या कारण है, देखिए वो हम देखते हैं आगे। XeF6, अब XeF6 की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो N इक्वल्स टू जिनोन सेंट्रल एटम है तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, प्लस सराउंडिंग यूनिवैलेंट कितने 6, तो ये हो जाएगा आपके 7 का मतलब sp3t3।
sp3d3 की स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है, लेकिन जो सराउंडिंग एटम है वो 6 है। इसका मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कई बार इसको हम पेंटागोनल मोनोपिरामिडल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके XeO6 की स्ट्रक्चर एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल थी, उसका कारण था हाइब्रिडाइजेशन था sp3d2, लेकिन XeF6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी, xenon हैज अ लोन पेयर इन XeF6। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल XeO2F2 इज। अब देखिए XeO2F2, इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो देखिए xenon सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 प्लस, ऑक्सीजन यूनिवैलेंट नहीं है, काउंट नहीं होगा, फ्लोरीन 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 5 का मतलब sp3d। अब sp3d की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सराउंडिंग n की वैल्यू 5 है, लेकिन सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, इसका मतलब एक लोन पेयर आ जाएगा, तो लोन पेयर मैंने यहाँ बना दिया। और आपके 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ आ जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ, ये xenon हो जाएगा। अब देखिए बेंट रूल के हिसाब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल में आता है, जो कि आप बेंट रूल वाली थ्योरी क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है, अब देखिए क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं के शेप, पाई शेप, सी सॉ भी कह सकते हैं, और एक जो मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया था डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।